नमस्कार दोस्तों। तो काफी हफ्तों की मेहनत के बाद मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, महेश सर की एक और सुपर हिट स्ट्रैटेजी, कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। मैं इसे सुपर हिट क्यों कह रहा हूं, ये थोड़ी देर में आपको बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स वगैरह देख के पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक सुपर हिट लग रही है मुझे, जिस तरह से बैक टेस्टिंग नजर आई है और जिस तरह से इसे ईजी है करना गूगल शीट की मदद से। तो बेसिकली इसका नाम है कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, लेकिन महेश सर ने उसमें एक कहानी सुनाई थी अपने वीडियो में, जिसमें एक पिताजी अपने 10 बेटों को कंबल बांटते हैं और कहते हैं इसका बिजनेस करो, इन कंबलों को बेचो, इस पे प्रॉफिट कमाओ, जो प्रॉफिट आए उसमें से कुछ पार्ट अपने आप खर्चा करो, बाकी पार्ट उसमें ग्रोथ में लगाओ और फिर कंबल और महंगा बेचो, फिर और महंगा बेचो, मतलब धीरे धीरे कंबल का बिजनेस बढ़ाते जाओ और धीरे धीरे अपनी जर्नी आगे बढ़ाते जाओ। तो इसलिए मैंने इसका निकनेम 10 सन्स कंबल स्ट्रैटेजी कर दिया है, ताकि आप लोगों को रिलेट करने में आसानी हो कि मैं किस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं। अब पूरी जो स्टोरी महेश सर ने सुनाई थी उनके स्टाइल में ही सुनिएगा, तो उनका वीडियो जरूर जाके देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उनसे कहानी सुनने में जो मजा आता है वो मुझसे शायद नहीं आएगा। तो मेरी जिसमें एक्सपर्टीज है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इस स्ट्रैटेजी को समझने का, इसकी बैक टेस्टिंग में मैंने क्या पाया और इसके हिसाब से मेरे को एनहांसमेंट्स क्या क्या नजर आए बैक टेस्टिंग करने के बाद, वो सब मैं आज आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। तो स्ट्रैटेजी को करने के लिए हमें स्टार्ट करना होता है कैपिटल से, जो कि यहां पे है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। उस कैपिटल में से हम कुछ रिजर्व पार्ट निकाल लेते हैं 50,000 रुपीज, जो कि इसका 25% है। अगर आपका कैपिटल ज्यादा या कम होगा तो उसका 25% आपको रिजर्व कैपिटल रखना है। और वो रिजर्व कैपिटल यूज होता है सिप्स करने के लिए। वो सिप कब करनी है, किसमें करनी है, कैसे करनी है, वो थोड़ा आगे मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी का जो 1.5 लाख बचा, 1.5 लाख, उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 15,000 पर स्टॉक परचेज। तो इस स्ट्रेटजी में स्टॉक परचेज करते हैं, वो किस मेथड से करते हैं, क्या होता है उनका क्राइटेरिया, वो अभी आगे आने वाला है। लेकिन जब हम एक स्टॉक परचेज करते हैं उसके लिए हमारे पास अमाउंट होगा 15,000 रुपीज, और मैक्स स्टॉक्स हम परचेज करेंगे 10। और इन स्टॉक्स को हम पिक करेंगे निफ्टी 500 के यूनिवर्स से। अब निफ्टी 500 का यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, 500 स्टॉक है और उसमें से हमें 10 ही स्टॉक खरीदने हैं अलग अलग टाइम पे, उनमें से प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो उसके लिए हमें स्कैन करना पड़ता है उन निफ्टी 500 के स्टॉक्स को, और जो हमारे क्राइटेरिया में फिट होते हैं हम उन्हें बाय करते हैं। तो वो क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है कि स्टॉक को BOH यानी कि बॉटम आउट हंटिंग के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। तो BOH क्या है? कोई भी स्टॉक अगर अपने 52 वीक लो से उठते हुए अपने 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है तो उसे हम कहते हैं बॉटम आउट हंटिंग। मतलब वो नीचे गिरा, फिर उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ अपनी जर्नी तय कर रहा है, तो वो हो गया बॉटम आउट हंटिंग वाला स्टॉक, यानी कि वो क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। पहली शर्त यह है। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि हम सारे स्टॉक्स के 5 डेली मूविंग एवरेज, 20, 50, 100 और 200 डेली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं हर दिन, और जो उसमें कंसोलिडेट कर रहा हो। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है? जो अगर उसका करंट प्राइस हो इन मूविंग एवरेज के 5% की रेंज में हो, या तो 5% ऊपर हो या 5% नीचे हो। किसी डीएमए से वो 5% ऊपर होगा, किसी से नीचे होगा, तो मतलब वो उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं, अपने सारे डीएमएज में कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो यूजुअली जब ब्रेकआउट देते हैं तो हमें प्रॉफिट देकर जाते हैं जल्दी से। तो इसलिए हम ये कंसोलिडेटिंग वाले स्टॉक्स को पकड़ते हैं। और फिर जब हम एक स्टॉक बाय करेंगे तो उसके लिए 15,000 रुपीज जो हमने ऊपर कैलकुलेट करा उतना इन्वेस्ट कर देंगे। मतलब पहली बार में जैसे बाय कर रहे हैं, 15,000 की जितनी भी यूनिट्स आती है स्टॉक की वो हम खरीद लेंगे। फिर उसके बाद हम उसे ट्रैक करेंगे और जिस दिन 6% का प्रॉफिट टारगेट आएगा हम उसे बेच देंगे। जब तक नहीं आएगा तब तक वो हमारे पास होल्डिंग में रहेगा। अब हो सकता है कई सारे स्टॉक तो 6% पे बिक जाएंगे, कुछ जल्दी बिकेंगे, कुछ थोड़े समय में बिकेंगे, लेकिन ऐसा कोई परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं होता जो फेल ना हो। तो हो सकता है इसमें भी हमारे कुछ ब्रेकआउट फेल हो जाएं, कुछ स्टॉक्स ऐसे हों जो पहले ब्रेकआउट दे लेकिन उसके बाद फिर नीचे गिरने लग जाएं। तो उन स्टॉक्स में जो 20% गिर जाए अपने बाइंग प्राइस से, उनमें हम स्टार्ट कर देंगे SIP, और उस SIP का अमाउंट होगा 1/15 पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्योंकि हमने 15,000 इन्वेस्ट किया था, उसका 1/15 पार्ट 1000 है, यानी कि एक बार जब हम SIP करेंगे उसमें हम 1000 रुपीज का परचेज करेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब यहाँ SIP का मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड में कोई SIP स्टार्ट करनी है। उसी स्टॉक को हम एक फिक्स डेट पे बाय करेंगे और उसी फिक्स डेट पे हर महीने बाय करते रहेंगे 1/15 अमाउंट से, जब तक कि वो 6% का प्रॉफिट नहीं दे देता। तो जो भी उसका एवरेज प्राइस निकल के आता रहेगा, जैसे जैसे हम बाय करेंगे उस एवरेज प्राइस पे 6% प्रॉफिट आएगा, उस दिन हम सारी यूनिट्स बेचकर बाहर निकल जाएंगे।
ऑलराइट, तो ये हो गई स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, तो मैंने वही क्राइटेरिया यूज किया। 2 लाख का कैपिटल से स्टार्ट किया, उसमें से 50,000 रिजर्व कर दिया, मैक्स 10 पोजीशंस ली किसी भी टाइम पे। और इसमें हम ये भी करते हैं कि एक दिन में हम एक ही स्टॉक बाय करते हैं। तो अगर मैं आज से स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर रहा हूं तो आज मैं एक स्टॉक बाय करूंगा बस। उसके बाद मैं कल शीट को चेक करूंगा और फिर कल अगर कोई आ रहा होगा तो मैं बाय करूंगा एक और। कई बार होता है शीट में नहीं आता क्योंकि कोई अगर स्टॉक कंसोलिडेट नहीं कर रहा है या फिर वही स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है जो मैं बाय कर चुका हूं वही आएगा, तो उसे तो मैं दोबारा बाय नहीं करूंगा। यानी कि कोई नया स्टॉक आएगा तो मैं उसे बाय करूंगा, नहीं आएगा तो उस डे को स्किप कर दूंगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो गूगल शीट दिखाऊंगा कैसे कैसे उसमें आते हैं। और मोस्टली ज्यादातर दिन में आते ही हैं, ऐसा रेयरली होता है कि जिस दिन ना आए। और इस बार मैंने बैक टेस्टिंग करी 3 साल की और पीरियड लिया 1 जनवरी 2015 से लेके 31 दिसंबर 2017। और ये पीरियड मैंने क्यों लिया उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ रीजन। तो ये चार्ट देखते हैं, ये है निफ्टी 500 का चार्ट, क्योंकि हम निफ्टी 500 के स्टॉक्स पे कर रहे हैं इसलिए उसी का चार्ट देखना बनता है। तो निफ्टी 500 का चार्ट है फॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जिस पीरियड को मैंने चूज किया, बेसिकली मैंने चार्ट को देखा और मैंने देखा ऐसा कौन सा पीरियड है जहां शुरू में ही फॉल है उसके बाद वो ऊपर जा रहा है, ताकि हमें ये पता चल जाए अगर हम किसी ऐसे परिस्थिति में स्टार्ट करते हैं जहां से थोड़ा फॉल देखने को मिले तो हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो किसी भी इंडेक्स में आप देखेंगे गिरने के बाद उठा ही है। तो ये बेसिकली आइडिया ये है कि अगर कुछ गिरेगा भी तो भी वो लॉन्ग टर्म में उठेगा, यानी कि हम अगर कुछ बाय भी करते हैं वो गिर भी जाता है तो थोड़े समय बाद वो उठेगा और हम प्रॉफिट में बाहर निकलेंगे। तो इसलिए मैंने पीरियड ऐसा चूज किया। चाहता तो मैं यहां से चूज करता और सीधा अच्छे पीरियड में ही बुल रन में ही करता तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आते, लेकिन मैं इसे फेयर इवेल्युएट करना चाहता था कि अगर हम ऐसे पीरियड से स्टार्ट करें जहां थोड़ा ऊपर गया उसके बाद फिर नीचे 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 आया और उसके बाद फिर ऊपर गया, उसमें क्या होता रिजल्ट। तो इस पीरियड में यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2015 से मैंने स्टार्ट किया था और 14 फरवरी 2016 तक वो गिर गया था 15.22%। तो ये शुरुआत में ही गिर गया था, शुरुआत के पीरियड में ऑफकोर्स थोड़े समय में वो नीचे गिरा उठा, लेकिन मेजरली वो शुरू से और यहां तक वो गिरा है 15%। और उसके बाद ओवरऑल पीरियड का देखें 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2017, ओवरऑल वो 37.76% के लगभग बढ़ा है। तो देखते हैं हमारी स्ट्रेटेजी ने हमें इस 37% के बियॉन्ड रिटर्न्स दिए हैं, सेम रिटर्न्स दिए हैं या नीचे रिटर्न्स दिए हैं। तो आइए रिजल्ट्स देखते हैं। तो मैंने कौन से स्टॉक्स पे बैक टेस्टिंग करी ये भी मैं आपको पहले बता दूं। मैंने करंट निफ्टी 500 के स्टॉक्स डाउनलोड किए अभी एनएससी की वेबसाइट से, जो आज की डेट में निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं। और फिर ये चेक करा कि उस पीरियड में 1 जनवरी 2015 में कौन कौन से स्टॉक एग्जिस्ट करते थे उस लिस्ट में से। वो लिस्ट निकालने के बाद मैंने फिर ये चेक करा कि किस किस स्टॉक का गूगल फाइनेंस में हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, क्योंकि बैक टेस्टिंग सारी गूगल फाइनेंस की शीट में करी है तो उसका बैक टेस्टिंग के लिए हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो मैंने चेक किया और फिर मैंने वो स्टॉक्स चूज किए जो 1000 रुपीज से नीचे थे, ताकि हम सिप्स को आराम से मैनेज कर पाए। क्योंकि अगर हम 15,000 का पहली बार में खरीद रहे हैं और अगर उसमें सिप स्टार्ट करनी है, 1000 रुपीज की सिप बनती है, तो 1000 रुपीज से अगर महंगा होगा स्टॉक तो हम सिप ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए मैंने एलिमिनेट कर दिए वो स्टॉक्स जो 1000 रुपीज से महंगे थे। इसका रीजन ये भी था क्योंकि गूगल शीट में एक साथ 500 स्टॉक का इतना सारा डेटा बैक टेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। शुरुआत मैंने वहीं से की थी, लेकिन एक एक दिन की बैक टेस्टिंग में 5-5 मिनट लग रहे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 3 साल की बैक टेस्टिंग में कितना समय लगता। तो इसलिए मुझे ये सब क्राइटेरिया वगैरह लगाने पड़े और ऑफ कोर्स ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी सही क्राइटेरिया है। तो उसमें लगभग 300 स्टॉक्स आए थे जो क्वालिफाई करे हमारी बैक टेस्टिंग के लिए। तो 300 स्टॉक की बैक टेस्टिंग है ये निफ्टी 500 के यूनिवर्स से। ऑलराइट, तो ये बैक टेस्टिंग रन करने के बाद 3 साल के बाद क्या रिजल्ट आया, प्रॉफिट बुक्ड ₹1,17,184। इनिशियल कैपिटल कितना था 2 लाख और 3 साल में ये 1,17,000 का प्रॉफिट इसमें ऐड हो गया। इस प्रॉफिट में से अगर ब्रोकरेज और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम टैक्स में लगा दूं तो प्रॉफिट बचता है 93,271 रुपीज। ऑलराइट, एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्टेड फ्रॉम आवर पॉकेट जीरो। हमें कोई पैसा अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। मतलब जो 2 लाख था और प्लस जो हम प्रॉफिट बना रहे थे वही री इन्वेस्ट होके हमें आराम से हमारी गाड़ी चलती रही पूरे इस 3 साल के पीरियड में, जिसमें मैंने दिखाया आपको कि शुरू में स्लम्प आया नीचे की तरफ और उसके बाद वो ऊपर को गया था। मैक्स ड्रॉडाउन हमने क्या देखा 35%। अब ये बहुत गौर करने वाली चीज है। बैक टेस्टिंग का रिजल्ट देख के सीधा प्रॉफिट देख के लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए मैंने वो चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करी है जिससे आपकी साइकोलॉजी सेट हो जाए कि हाँ भाई ये स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैक्स ड्रॉडाउन का मतलब है हम कितने नोशनल लॉस में गए। तो हम 35% की नोशनल लॉस तक नीचे गिर गया था हमारा पोर्टफोलियो।
तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो यहाँ देख सकते हैं आप वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो उस हिसाब से डिसीजन ले आप ये स्ट्रैटेजी करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज से स्टार्ट करें और आगे जाके -35% जैसे लेवल दोबारा देखने को मिले। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, इससे ज्यादा के लेवल्स भी हो सकते हैं, इससे बहुत कम के लेवल्स भी हो सकते हैं। तो ये शेयर मार्केट है, यहाँ वॉलेटिलिटी होती रहती है, लेकिन ओवरऑल हमें क्या देखना होता है, रिजल्ट्स कैसे आए। तो प्रॉफिट आया और उसके बाद हम ऑफ कोर्स नोशनल प्रॉफिट भी हमारा प्लस में चला गया था। तो ये सिर्फ एक बीच का फेज था जो हमें समझना जरूरी है। इसके अलावा मंथ्स विद जीरो प्रॉफिट, तो इस स्ट्रेटजी में ऑलमोस्ट हर मंथ में प्रॉफिट बुक हो रहा था। तो ये 3 साल में यानी कि 36 मंथ्स थे, उसमें से 3 मंथ्स थे जिसमें कोई प्रॉफिट बुक नहीं हुआ था, जो बैक टेस्टिंग शीट में आप देख भी पाएंगे। और मैक्स सिप्स, तो इसमें जैसे मैंने कहा कि जब 20% से ज्यादा कोई स्टॉक गिर जाता है, तो जैसे ही कोई 20% से ज्यादा गिर रहा था मैंने उसमें सिप स्टार्ट कर दी थी बैक टेस्टिंग में। तो उसमें अदानी पावर था जिसमें 20 सिप्स तक हमने की, वो सोल्ड हो चुका था जब बैक टेस्टिंग खत्म हुई। और जेएनके बैंक दूसरा ऐसा था जिसमें बहुत सारी सिप्स हुई, 35 सिप्स, और वो अभी भी हमारी बैक टेस्टिंग में होल्डिंग में था। तो ये है बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स। मैं एक बार क्विकली आपको शीट भी दिखा देता हूँ बैक टेस्टिंग वाली। ओके दोस्तों, तो ये है बैक टेस्टिंग, अलग अलग महीने के आपको यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट दिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा 3 मंथ्स ऐसे भी थे जो जीरो प्रॉफिट पे थे, कई मंथ्स ऐसे भी थे जिसमें बहुत धूम धड़ाका वाला प्रॉफिट हुआ। लाइक आप देख सकते हैं 8,300 का प्रॉफिट है, 5,400 का प्रॉफिट है। तो बहुत धूम धड़ाके वाले प्रॉफिट भी हुए, तो कहीं जीरो प्रॉफिट भी हुए, तो कहीं नॉमिनल प्रॉफिट भी हुए। तो यहाँ पे भी साइकिल अप एंड डाउन चलती रहती है, लेकिन एंड रिजल्ट हमारा अच्छा आया, क्योंकि इस पीरियड में हमें टोटल प्रॉफिट हुआ 51%। 3 इयर्स में 51% होना बहुत अच्छा माना जाता है। और वो भी तब जब हमने एक स्लम्पी मार्केट देखा हो जिसमें लगातार बुल मार्केट नहीं रहा हो। 51% प्रॉफिट अच्छा है। और ये 51% कंपेयर कीजिए निफ्टी 500 का जो मैंने चार्ट दिखाया था, उस पीरियड में 33% के करीब बढ़ा था। तो यहाँ हमें 51% मिलना मतलब हमने उस इंडेक्स को बीट किया, उस पीरियड में अच्छे खासे नंबर से बीट किया है। ओके, आइए अब आगे बात करते हैं। जो मैंने आपके लिए एनहांस गूगल शीट बनाई है उसमें मैंने क्या क्या दिया है, मैं आपको शीट साथ में दिखाते हुए चलता हूं और आपको समझाते हुए चलता हूं क्या क्या है उस शीट में। तो ये वो शीट है जिसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट की ट्रैकिंग के लिए यूज करेंगे, तो वहां से स्ट्रैटेजी को और अच्छे से मैं समझा पाऊंगा और कैसे शीट को यूज करना है वो भी समझा पाऊंगा। तो अभी पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्लासिक शीट। क्लासिक वो है जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया। अब जो लोग इस वीडियो को आगे पूरा देखेंगे उनको मैं एनहांस्ड भी एक्सप्लेन करूंगा। जो लोग बोर हो चुके हैं वो वीडियो को शायद बंद कर दें या स्किप कर दें, आई डोंट नो, बट वो शायद एनहांस वर्जन तक ना पहुंच पाए। तो एनहांस वर्जन आगे आ रहा है जिसमें बहुत इंप्रूवमेंट्स हैं, तो उसका वेट कीजिए, पहले इसे समझ लीजिए और एनहांस समझना और आसान हो जाएगा। तो यहाँ क्लासिक वाली शीट में आपको मिलेगा स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने ये सारे स्टेप्स बताए हैं कि हम कैसे कैसे कैपिटल को 2 लाख का कैपिटल है उसमें से रिजर्व निकाल दिया 25%, और फिर पर स्टॉक का इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, हमारा प्रॉफिट टारगेट हम क्या रखते हैं, और जब सिप करनी पड़े तो लगभग कितना अमाउंट पर सिप में जाता है। यहाँ ओरिजिनल शीट का लिंक मैंने दिया है, जैसा आप लोगों को पता होगा जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, जिनने मेरी पिछली शीट यूज करी है। अगर मैं कोई एनहांसमेंट करता हूँ शीट में, मैं यहाँ पे डेट्स चेंज कर देता हूँ। टॉप में जो आप डेट देख रहे हैं वो लास्ट एनहांसमेंट की डेट है, प्लस चेंज लॉग में मैं ये डेट डाल देता हूँ कि मैंने कब कौन सा एनहांसमेंट किया है। ओके, तो अगर आपको वो एनहांसमेंट कॉपी करने हैं तो आप ओरिजिनल शीट की कॉपी यहाँ से बना सकते हैं। तो जब आप ये शीट परचेस करेंगे आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से आप ओरिजिनल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो 3 इयर्स बैक टेस्टिंग का डेटा दे दिया है। ये व्यू ओनली होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वाला सिर्फ आपको देखने के लिए मैंने दिया है। बाकी आपको खुद की बैक टेस्टिंग करनी है तो उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया है। इसको जब आप खोलेंगे इसका कॉपी बना के आप अपनी खुद की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। उसमें आप अपने स्टॉक्स भी खुद से डाल सकते हैं। और इस बैक टेस्टिंग का डेमो मैंने अलग से रिकॉर्ड किया था जब मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था, उसका डेमो यहाँ पे आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। एक प्राइवेट वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए जो बैक टेस्टिंग देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने पब्लिक नहीं किया इस वीडियो को। तो इस लिंक से आप उसे खोल पाएंगे। नेक्स्ट है कैपिटल इन्फ्यूजन। तो कई लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं कैपिटल इन्फ्यूजन ऐड करूं, मतलब जब जब हम कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं और उसे ट्रैक करना चाहते हैं कि मैंने कितने कैपिटल से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने कब कब कितना कैपिटल ऐड किया, और वो जो भी मैं कैपिटल ऐड करूं वो मेरी स्ट्रैटेजी में यूज होना शुरू हो जाए, उसके लिए मैंने ये शीट ऐड करी है। तो सपोज आप 6 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 लाख के कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ आप जब 2 लाख डालेंगे, ये देखिए मैंने येलो में मार्क किया है, यानी कि ये डेटा आप डाल सकते हैं। बाकी ये जो टॉप में है ये ऑटोमेटिकली आ रहा है।
यहाँ आपको नहीं चेंज करना है, यहीं येलो वाले सेक्शन में चेंज करना है। यहाँ 2 लाख डालेंगे तो करंट होल्डिंग जहां पे आप अपने बाय के रिकॉर्ड्स रखते हैं कि मैंने क्या बाय कर रखा है, उसको ट्रैक किया जाता है, करंट होल्डिंग शीट है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो अमाउंट आ जाएगा। और जब आप वो अमाउंट बढ़ाएंगे, सपोज कुछ महीनों बाद आपको और कैपिटल डालना है, से 1 महीने बाद मुझे और कैपिटल डालना है, मैं सपोज 20,000 और डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे डेट और उसका कैपिटल अमाउंट डालिए और यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली अमाउंट अपडेट हो जाएगा और जिसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट पर स्टॉक भी अपडेट हो जाएगा। और इस करंट होल्डिंग शीट में आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोजीशंस आपको कितनी रखनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने जो बैक टेस्टिंग करी उसमें मैक्सिमम 10 पोजीशंस थी, लेकिन अगर आप 10 के बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने अभी 15 डाला है तो उसके हिसाब से 11,000 पर स्टॉक बाय करने का अमाउंट आ रहा है, लेकिन अगर मैं 10 ही रखता हूं तो ये हो गया 16,500। ठीक है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक आप कितने रखना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में। टारगेट परसेंट 6% पे बैक टेस्टिंग करी है, महेश सर ने भी 6% कर दिया था, तो वही मैंने डिफॉल्ट रखा है, लेकिन किसी को बढ़ाना या घटाना है वो यहाँ से कर सकता है और उसके हिसाब से ट्रैकिंग होगी शीट में। और जब भी आप प्रॉफिट बुक करेंगे, जो भी आपने प्रॉफिट बुक किया है उसको शीट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट परचेज के अमाउंट में डाल देगी। उसका मैं अभी आपको डेमो दूंगा, ठीक है। और वो अमाउंट कैसे निकाल रखा है वो मैंने यहाँ दिखाया कि शीट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 10 मैक्स प्रॉफिट्स। बिकॉज जब आप बहुत सारे प्रॉफिट बुक करेंगे तो शीट को ये कैसे पता होगा कि कौन सा अमाउंट डालना है, तो उसके लिए मैंने जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट बुक किए गए हैं 10 प्रॉफिट्स उनका एवरेज निकाल लिया, ताकि हम जो 10 पोजिशन में डिवाइड कर रहे हैं वो ठीक से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा है, देखिए सोल्ड T2 से वो अमाउंट आ रहा है। सोल्ड शीट वो शीट है जहां एक बार आपने कुछ सेल कर दिया, उसका डेटा आप यहाँ पे डालते हैं। अब कैसे डालना है वो थोड़ी देर में अभी आपको दिखाता हूँ। ओके, अब बारी आती है शीट स्टॉक्स को स्कैन कैसे कर रही है और वो आपको कैसे दिखाई देंगे शीट में। शीट विल स्कैन ऑल द स्टॉक्स इन द लिस्ट एंड शो द टॉप 1 स्टॉक एलिजिबल फॉर बाइंग। तो यहाँ पे आपको वो स्टॉक दिखेगा जो टॉप में आ रहा होगा हमारे फिल्टर्ड स्टॉक्स में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा स्ट्रेटजी में हम एक दिन में एक ही बाय करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ एक ही दे दिया, लेकिन अगर किसी को अपना मॉडिफाई करना है, एक दिन में एक से ज्यादा बाय करने की सोच रहा है, तो उसे यहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा। ये सारे स्टॉक्स हैं जो स्कैन में फिल्टर आउट हो गए हैं, तो मैं ये समझा देता हूँ। तो सबसे पहले है निफ्टी 500 स्टॉक की शीट। यहाँ पे सारे स्टॉक्स डले हुए हैं जिनको स्कैन किया जा रहा है और वो स्टॉक लिस्ट यहाँ पे डाली है निफ्टी 500। देखिए यहाँ से शुरू है और यहाँ लास्ट वाला स्टॉक है। ठीक है, ये लिस्ट मैंने कहां से ली, मैंने एनएससी की वेबसाइट से ली है और उसका लिंक मैंने टॉप में दे दिया है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको अपनी लिस्ट अपडेट करनी है इस लिंक से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं स्टॉक्स के कोड। और जब आप स्टॉक अपडेट कर रहे हैं एनएससी का प्रीफिक्स लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि गूगल शीट में अगर एनएससी का प्रीफिक्स ना हो वो बाय डिफॉल्ट न्यूयॉर्क के सर्वर से जाके प्राइस उठा के लाती है, क्योंकि वही उसका डिफॉल्ट सर्वर है। इसलिए एनएससी शुरू में लगाना जरूरी है ताकि शीट को पता हो कि आप एनएससी का प्राइस देखना चाहते हैं। ओके, तो ये एनएससी का प्रीफिक्स जरूर लगाइएगा स्टॉक के कोड के आगे। राइट, तो बस आपको यही वाला कॉलम अपडेट करना है जो भी स्टॉक्स पे आप रन करना चाहते हैं। निफ्टी 500 ऑलरेडी डला हुआ है, लेकिन अगर आप अपने खुद के स्टॉक्स कुछ रखना चाहते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं, तो यहां से आपको वो हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल मे बी मुझे फर्स्ट स्टॉक नहीं रखना, आप डिलीट करेंगे तो उसका डेटा हट जाएगा और वो शीट में नहीं आएगा। ओके, बाकी जगह आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला से शीट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगी कौन सा स्टॉक है। तो इस शीट में सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ राइट हैंड साइड में जरा पढ़ लेते हैं। In the stock list below, 52-week high and 52-week low dates are being calculated to determine the BOH eligibility। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉटम आउट हंटिंग की एलिजिबिलिटी पहला क्राइटेरिया है इस क्लासिक वर्जन में जो हम फिल्टर आउट करते हैं स्टॉक्स को। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ उतना डेटा निकाला जिससे पता चल जाए बॉटम आउट हंटिंग किस में एलिजिबल है किस में नहीं है। जिसमें एलिजिबल होगा वो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ स्टॉक कोड ऑटोमेटिकली फिल्टर होके ये वाला सब कुछ आ रहा है और वही स्टॉक आ रहे हैं जिसमें बॉटम आउट हंटिंग एलिजिबल है। देखिए सब में BOH एलिजिबल है और ये सिर्फ यहां तक ही है लिस्ट। तो 500 स्टॉक्स में से सिर्फ इतने स्टॉक्स आए हैं क्योंकि वही BOH एलिजिबल है। तो ये हो गया पहला क्राइटेरिया, मैंने टॉप में लिखा भी है, द स्टॉक्स विच आर BOH एलिजिबल आर लिस्टेड बिलो एंड देयर DMA वैल्यूज हैव बीन कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द कंसोलिडेटिंग स्टेटस। तो यहां सारी वैल्यूज आ जाएंगी और उसके हिसाब से ये चेक करेगा कि कौन सा कंसोलिडेट हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है वो अवॉइड हो कहेगा और जो हो रहा है वो कंसोलिडेटिंग कहेगा। ठीक है, और ये वाला कॉलम CMP डिस्टेंस फ्रॉम 52 वीक हाई ये कैलकुलेट करता है कि जो करंट मार्केट प्राइस है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो उसके 52 वीक हाई से कितना नीचे है।
ओके। और करंट होल्डिंग ये ऑटोमेटिकली आपकी करंट होल्डिंग वाली शीट को चेक करता है और यहाँ पे मार्क कर देता है जो स्टॉक आपने ऑलरेडी बाय किया है, ताकि वो आपको दोबारा रेकमेंड ना करे शीट बाय करने के लिए। ओके, तो ये सब होने के बाद जो फाइनल फिल्टर्ड लिस्ट आती है वो है N500 फिल्टर्ड स्टॉक्स। और यहाँ पे द लिस्ट इज सॉर्टेड बाय द कॉलम CMP डिस्टेंस फ्रॉम 52 वीक हाई, मोस्ट फॉलन वन एट द टॉप। मतलब कि इसमें सबसे पहले वो स्टॉक आएंगे जो BOH एलिजिबल है, सेकंड वो जो कंसोलिडेटिंग है जिसमें दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हो, वही स्टॉक इसमें फाइनली आते हैं। तो आपने देखा कि पहले तो हमारे पास 500 की लिस्ट थी, उसमें से BOH एलिजिबल हमारे पास सिर्फ 41 रह गए, और उसके बाद यहां पे जाते जाते जिसमें कंसोलिडेटिंग भी और BOH भी है वो हमारे पास रह गए 6 स्टॉक्स। तो इसने फाइनली 6 स्टॉक आपको फिल्टर करके दे दिए हैं। अब क्योंकि हमें एक दिन में एक ही खरीदना है तो इनमें से कौन सा खरीदें, उसके लिए मैंने निकाला था डिस्टेंस फ्रॉम 52 वीक हाई, इसलिए वो टॉप में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये क्लासिक वर्जन चल रहा है अभी तक, ठीक है। पूरा वेट कीजिएगा एनहांस वर्जन तक जाने का, फिर डिसाइड कीजिएगा कौन सा वर्जन आपको यूज करना है। दोनों शीट आपको मिलेंगी जिस लिंक को मैं आपको दूंगा परचेज करने के लिए, ये मैंने कॉम्बो लिंक बना दिया है आप लोगों के लिए। तो यहां से अगर आप इसका चार्ट चेक करना चाहते हैं, तो सपोज मुझे ओरिएंट इलेक्ट्रिक का चार्ट चेक करना है, ट्रेडिंग व्यू का लिंक दिया है, वहां से क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे आपको ले जाएगा ये। और यहाँ पे आप अपने इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, कुछ हटा देता हूं जो मैं इसमें अभी फिलहाल यूज नहीं करूंगा। ओके, तो ये देखिए इंडिकेटर्स लगा दिए। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है, यानी कि जो भी सारे इसके DMA वैल्यूज हैं और करंट मार्केट प्राइस है 5% की रेंज में है, किसी से वो 5% नीचे है, किसी से 5% ऊपर है, या उसी की अंदर की रेंज में है। तो ये है कंसोलिडेटिंग का मतलब। तो ये वाली जो लिस्ट आई है इन सब में आप देखेंगे कंसोलिडेटिंग वाला ही पैटर्न आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये भी कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब सारे DMAs आसपास आ चुके हैं और करंट मार्केट प्राइस भी उसी रेंज में है। तो ये है कंसोलिडेटिंग का मतलब। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू का लिंक आपको दे दिया है, तो वहां से आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट खोल के एक बार डबल चेक कर सकते हैं। एक और चीज, गूगल फाइनेंस की वेबसाइट कभी स्लो हो जाती है, कभी डेटा थोड़ा डिले हो जाता है, तो वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। एग्जैक्टली जो ट्रेडिंग व्यू पे आएगा कभी कभी मैच नहीं होता है, उसके बारे में ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। हमें रफ आइडिया मिल जाना चाहिए कि ओके ये किस रेंज में है अपने DMA से, और वो कंसोलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, BOH एलिजिबल है या नहीं, वो सब निकलने के बाद फिर हम डिसीजन ले सकते हैं कौन सा स्टॉक बाय करना है। जिन लोगों को चार्ट रीडिंग आती है वो चार्ट को देखने के बाद कर सकते हैं, जिनको सिंपल रखना है, ज्यादा चार्ट रीडिंग वगैरह नहीं करनी है, वो टॉप का स्टॉक बाय करना कंसिडर कर सकते हैं। अब ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये वाला स्टॉक आप जाके बाय करें, ये सब ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आ रहा है, मैंने कोई स्टॉक खुद से नहीं डाला है। आप फॉर्मूलेज वगैरह सब इसमें देख सकते हैं, सब कुछ ऑटो फिल्टर होके आ रहा है। आप अपने स्टॉक की लिस्ट चेंज करेंगे यहाँ पे जाके, तो ऑटोमेटिकली उन स्टॉक को ये शीट स्कैन करेगी और आपको रेकमेंड करेगी कौन सा स्टॉक सबसे सही दिखाई दे रहा है इस स्ट्रेटजी के हिसाब से परचेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वो टॉप में। अगर आप इसे बाय कर रहे हैं, यहां से ये वाले कॉपी कीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक पे स्पेशल वैल्यूज ओनली। हमेशा मैं बताता हूं आपको वैल्यूज ओनली ही करना है, ताकि फॉर्मेटिंग ना बिगड़े, कोई गलत फॉर्मूलाज ना आ जाए, वैल्यूज सही आए। तो ये जरूर करिएगा इस तरीके से, वैल्यूज ओनली। ओके, ये करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया इसने कि कितना इन्वेस्ट हुआ अमाउंट, टोटल क्वांटिटी कितनी है आपकी, टोटल इन्वेस्टेड कितना है स्टॉक में, उसका एवरेज प्राइस क्या है और उसका टारगेट प्राइस क्या है। तो जो लोग GTT ऑर्डर बनाना चाहते हैं ताकि जिस दिन ये टारगेट प्राइस आए ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, इस टारगेट प्राइस को यूज करके आप अपना GTT ऑर्डर बना सकते हैं। ओके, अब देखिए मैंने ओरिएंट इलेक्ट्रिक बाय जैसे ही किया वहां पे स्टॉक चेंज हो गया, क्योंकि अब इस शीट को पता है ओरिएंट इलेक्ट्रिक में बाय कर चुका हूं, वो इस लिस्ट से हट चुका है, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा। तो उस दिन सेम दिन आपको एक और स्टॉक नहीं बाय करना है यहाँ पे आ रहा है करके। ओके, आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अगले दिन सपोज यही स्टॉक आ रहा होता तो आप कॉपी करेंगे और पे स्पेशल वैल्यूज, इसको जरा डेट को सपोज कल मैं बाय करता हूं उसे, और यहाँ पे इसकी डेट डाल दी, उसके बाद फिर ये इसकी ट्रैकिंग करता रहेगा। तो ये जो येलो वाला पोर्शन है वहीं आपको अपडेट करना है। देखिए मैंने यही सिर्फ 4 फील्ड अपडेट किए हैं, बाकी का सब कुछ ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। एक और फील्ड यहाँ पे येलो है, नेक्स्ट सिप डेट। तो अगर कोई स्टॉक आपका 20% से ज्यादा गिर जाता है, उसमें आपको ये नेक्स्ट सिप डेट डालनी है कि ओके मैंने पहली सिप इस दिन करी, अब नेक्स्ट सिप मुझे उस दिन करनी है। सपोज ये मैंने 300 पे खरीदा होता, तो अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया क्योंकि ये 26% गिरा हुआ है। अगर 6 फेब को ये 26% गिरा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक और बाय करूंगा, सिप करूंगा। तो इंसर्ट रो यहाँ पे करूंगा खाली, और इसको सपोज मैंने 1 महीने पहले बाय किया होता,
5 जनवरी को मान लेते कि मैंने इसे बाय किया था और आज 6 फरवरी को मैं इसकी सिप कर रहा हूँ। यहाँ पे डेट डाली, यहाँ पे इसका कॉपी करा कोड और नीचे पेस्ट कर दिया। कितने प्राइस पे मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी इसका करंट प्राइस है सपोज उस पे बाय किया मैंने। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट सिप डेट मैं जब डालूंगा, अभी मैंने पूरी एंट्री नहीं करी, मुझे यहाँ क्वांटिटी भी डालनी है, लेकिन क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसी शीट में प्रोविजन दिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 6 फेब को आपने पहली सिप करी तो नेक्स्ट सिप आपकी होगी 6 मार्च को। जैसे ही आप 6 मार्च की डेट डालेंगे, एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा वो कोई वीकेंड तो नहीं पड़ रहा है, तो जैसे 6 मार्च वेंसडे को है, ठीक है, परफेक्ट। 6 मार्च को अब देखिए ये बोल रहा है सिप अमाउंट आपका 1000 रहेगा और आपको 4 क्वांटिटी बाय करनी है। ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहा है वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के हिसाब से। अगर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ऊपर जाएगा तो ये क्वांटिटी को कम कर देगा, अगर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस नीचे जाएगा तो ये क्वांटिटी को बढ़ा देगा। ऑटोमेटिकली ये जिस भी दिन आप सिप कर रहे हैं उस दिन के हिसाब से आपको बताएगा कितनी क्वांटिटी करनी है। तो यहाँ मैं 4 डाल देता हूँ, अब मेरी सिप कंप्लीट हो गई। ओके, और ऐसा करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए सिप रनिंग स्क्रिप्ट्स, यहाँ पे इसने बोल दिया अभी मैं एक में सिप रन कर रहा हूँ। और उसी तरह ये सेल का आपको कैसे दिखाता है कि कब कोई स्टॉक सेल के लिए एलिजिबल है। तो सपोज ये वाला स्टॉक मैंने 300 रुपीज में खरीदा होता, ठीक है, तो अब ये देखिए ये ग्रीन कलर में हो गया क्योंकि ये 32% बढ़ चुका है। वैसे तो ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं क्योंकि 6% के आसपास आते ही हम सेल कर देते हैं, तो 32% तक जाने की तो इसमें नौबत आएगी ही नहीं। बट सिर्फ सिमुलेशन के लिए मैंने कुछ भी रैंडम डेटा डाला है, ये दिखाने के लिए आपको कि जब ये परसेंटेज चेंज होती है 20 से नीचे जाता है तो ये वाला कलर हो जाता है, यानी वो सिप वाला शेयर है। और जब ये आपके टारगेट से ऊपर जाता है, जो भी टारगेट आप यहाँ डालेंगे उससे ऊपर जाता है या उसके बराबर होता है, तो यहाँ ग्रीन कलर आ जाएगा, यानी कि वो सेल के लिए एलिजिबल है। साथ ही यहाँ पे सेल एलिजिबल स्क्रिप्ट में आपको बताएगा भी कि उस दिन कितने आपके स्टॉक्स सेलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ये टॉप में मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जब आप बहुत सारे स्टॉक खरीदेंगे उनमें सिप करेंगे, कई बार शीट इतनी लंबी हो जाती है कि कुछ स्टॉक्स नीचे होते हैं, तो बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। यहाँ टॉप में ही आप देख लेंगे ओके कोई सेल के लिए एलिजिबल है या नहीं, आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे नंबर आएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और फिर आपको इसे सेल करना है तो यहां से शुरू कीजिए और यहां तक कॉपी कीजिए, ठीक है, इसमें, और यहां से कॉपी किया और सोल्ड शीट में जाके राइट क्लिक पेज स्पेशल वैल्यूज ओनली, पूरा डेटा जो आपको चाहिए कि कब बाय किया था, उसकी सारी डिटेल्स क्या थी, सेल प्राइस, ये ऑफ कोर्स यहाँ पे शीट ने सीएमपी करंट मार्केट प्राइस उठाया, लेकिन जिस भी प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं वो आप मैनुअली यहाँ पे चेंज कर लेना। बाकी जिस दिन आप सेल कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसी दिन की डेट यहाँ पे उठा रहा है क्योंकि वो पिछली शीट में ही मैंने डाल दिया है। और कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट हुआ था आपका ओवरऑल इस दिन अमाउंट, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया ताकि आपको अलग से फिल ना करना पड़े, वो सब यहाँ पे आ गया। यानी कि आपको सिर्फ कॉपी वहां से करना है, पेस्ट करना है और सेल प्राइस को अपडेट कर देना है जिस पे आपने सेल किया है। बाकी शीट यहाँ पे सारी चीजें कैलकुलेट कर लेगी। होल्डिंग डेज एक कम आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सपोज मैंने इसको 4 जनवरी को बाय किया होता, 6 फेब को बेचा, तो 33 का होल्डिंग डेज हो गया। ओके, प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट परसेंटेज सब कैलकुलेट हो गया। ब्रोकरेज आपको मैनुअली डालना है, ये मैंने फॉर्मूला से इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अलग अलग ब्रोकर्स में अलग अलग प्लान्स में लोगों की ब्रोकरेज डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आपको जितना ब्रोकरेज लगा, जितना उस पर टैक्स लगा और जितना डीपी चार्जेस लगे वो सब ऐड करके यहाँ पे डालना है, बाइंग और सेलिंग दोनों साइड का, ठीक है। सपोज 50 रुपीज लग गए, ऐसे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे उस पर फिर इनकम टैक्स आपको कितना देना होगा वो लगभग कैलकुलेट होगा, और उसके बाद आपका कितना प्रॉफिट बच गया, उसमें से कितना डिविडेंड आपको मिला, कितना सा ग्रोथ अमाउंट मिला, वो सब यहाँ शीट कैलकुलेट कर रही है और समरी आपको राइट हैंड साइड में दे दे रही हो कि इस मंथ में इतना प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज के हिसाब से ये क्या बन के आता है, वो सारा समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस एनहांस शीट में आपको क्या क्या दिखेगा, sheet will display the number of positions you currently hold, and when it reaches the maximum positions specified above in the sheet, the color of that cell will automatically change. तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए करंट पोजीशंस 2, अभी तक मैंने 2 स्टॉक खरीदे हैं, और जिस भी दिन ये 15 पे पहुंच जाएगा, अभी मैं मैनुअली डालता हूं, वैसे फॉर्मूला लगा है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने का, लेकिन सिमुलेट करने के लिए मैं सपोज 15 ये पहुंच जाता है, ये देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो इससे आपको वार्निंग मिलेगी कि आपको और नहीं खरीदना है। इससे ये शीट आपको रोकेगा नहीं खरीदने से, आप चाहें तो 16, 17, 18 कितने ही पोजीशन पे जाते रहेंगे, शीट रोकेगा नहीं, आपको सिर्फ वार्निंग साइन दे रहा है कलर चेंज करके कि ओके आप रुक जाइए, आपका कैपिटल स्ट्रेटेजी के हिसाब से एग्जॉस्ट हो चुका है। यू कैन ट्रैक योर सिप डेट्स एंड डेटा, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो जब आप यहाँ पे सिप डेट डालेंगे, सपोज इसकी 6 मार्च है और एक और कोई सिप चलती है, सपोज उसकी हो जाती है 6 अप्रैल,
तो देखिए इसमें 6 मार्च पहले आ रहा है, तो ये आपको बताएगा नेक्स्ट सिप कब आ रहा है 6 मार्च को। इसमें से ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करता है कि सबसे पहले कौन सी डेट आने वाली है, वो आपको नेक्स्ट सिप की डेट दे देता है। और जब भी आप सिप करें ये डेट भी आपको अपडेट करनी है। 6 मार्च को आपने सिप कर ली, यानी कि नेक्स्ट सिप आपकी आएगी 6 अप्रैल को, तो वो सैटरडे होने वाला है, तो आप फ्राइडे को कर लीजिए 5 को। अब देखिए 5 अप्रैल ये कर दिया, तो अब इसने 5 अप्रैल बता रहा है क्योंकि वही सबसे पहली डेट आने वाली है नेक्स्ट सिप की। ओके, और कितनी स्टॉक्स में आपकी सिप हो रही है, तो जिसमें भी आपकी डेट डली होगी वो कैलकुलेट कर लेगा वो कितने स्टॉक्स में आपकी सिप चल रही है। और एक स्टॉक के लिए आपको एक ही बार ये डालनी है, जैसे आपने ओरिएंट इलेक्ट्रिक में सिप करी, यहां दोबारा से उसकी सिप डेट नहीं डालनी है, सिर्फ एक बार जो पहला वाला बाय है वहां पे डालनी है, उसके बाद ये खाली रहेगा सेक्शन। शीट विल डिस्प्ले द ओवरऑल करंट पोजीशंस एट द टॉप। तो आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो की पोजीशन क्या है, कितना करंटली इन्वेस्टेड अमाउंट है, क्या करंट वैल्यू है, कितना नोशनल प्रॉफिट है, कितना नोशनल प्रॉफिट परसेंट है, और कितना रिमेनिंग कैश है। देखिए यहाँ पे टॉप में आ रहा है वो सब, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा जैसे जैसे आप बाइंग एंड सेलिंग करते रहेंगे। ओके, When any script reaches the set target on average buying price, the script rows will turn green। जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई दिया है कि कैसे आपको ये ग्रीन होगा, कैसे कॉपी करके कैसे सोल्ड शीट में पेस्ट करना है, वही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। एंड सोल्ड शीट विल डिस्प्ले द मंथली समरी ऑफ प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली। सोल्ड शीट में राइट हैंड साइड में आपको समरी मिल जाएगी आपके मंथली प्रॉफिट की, जो थोड़ी देर मैंने पहले आपको दिखाया भी था। ऑलराइट, अब मैं बात करता हूँ माई एनहांस्ड वर्जन ऑफ द स्ट्रेटजी। तो इसमें मैंने क्या किया, हमें कब बाय करना है, जब डीएमए प्लस बीओएच स्कोर इज हाईएस्ट, रेंज ऑफ 4 to 6। ये जो स्कोर है ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैं इस स्ट्रेटेजी में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। और ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जब बैक टेस्टिंग करी, जो ऑब्जर्वेशन करी, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कौन से स्टॉक्स पे अच्छा आ रहा है, और कई लोगों को ये भी होता है कि ब्रेकआउट तो हुआ नहीं, हम क्यों बाय कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये डाला है। मैं पर्सनली भी ये चाहूंगा कि जब कोई एक्चुअल ब्रेकआउट आए तभी हम बाय करें। अब मैं आपको दिखाता हूं कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी फायर। ओके, तो वो पहले वाला था क्लासिक, अब ये वाला है फायर। तो इसमें आप इनिशियल कैपिटल जो भी है वो वही सेम रहेगा 2 लाख, उसमें से रिजर्व कैपिटल सेम 50,000 निकाल दिया, बाकी का हम इन्वेस्ट करते हैं। मैंने जो बैक टेस्टिंग करी थी वो 15 पोजीशंस के साथ करी थी। ओके, तो उसमें 10,000 पर स्टॉक इन्वेस्ट हो रहा था और टारगेट रखा था 5%, क्योंकि जब मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था क्लासिक वाले की, मैंने कई सारे स्टॉक्स में देखा कि वो 5% टच करके नीचे चले जा रहे थे। तो मुझे ये लगा कि 6% तक कहीं नहीं आ रहे हैं, वहां से रिवर्स हो जा रहे हैं। तो उसके रिजल्ट्स क्या है अभी आपको दिखाऊंगा और आपको डिफरेंस क्लियरली दिखाई देगा। ओके, और सिप इन फॉलन स्टॉक सेम रूल कि 115 जो भी हमने इन्वेस्ट किया उसका 115 अमाउंट हम सिप में डालेंगे जब वो 20% गिर जाए। ओके, तो वो 667 निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे हम 10,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं पहली बार में। और इसकी बैक टेस्टिंग शीट मैंने भी दी है, तो ये अलग बैक टेस्टिंग शीट है इस स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो आप यहाँ से वो बैक टेस्टिंग शीट को ओपन करके कॉपी बना के अपनी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। और क्लासिक का लिंक मैंने यहाँ पे दिया है। तो बेसिकली जब आप इस शीट को परचेस करेंगे, आप फायर वाली शीट परचेस कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ क्लासिक वाली शीट कॉम्बो में आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस शीट का प्राइस थोड़ा ज्यादा रखा है, क्योंकि वो कॉम्बो प्राइस है। 300 रुपीज रखा है मैंने इस वाले ओवरऑल शीट का। जब आप फायर खरीदेंगे उसमें क्लासिक शीट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, तो आपके ऊपर है आप कौन सी वाली यूज करना चाहते हैं। ऑलराइट, तो इसमें क्या हो रहा है, कैपिटल इन्फ्यूजन सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया। निफ्टी 500 स्टॉक्स, इसमें सीधा मैंने स्टॉक्स यहीं पे दिए, राइट हैंड साइड में बीओएच अलग से नहीं कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि यहां मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज किया है। यहां मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं सारे डीएमएज और बीओएच का एक स्कोर कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देखिए बीओएच एलिजिबल स्कोर 1 होगा अगर वो स्टॉक बॉटम आउट हंटिंग के लिए एलिजिबल है, और अगर वो स्टॉक के जो करंट मार्केट प्राइस है जिन जिन डीएमए से ऊपर होगा, हर एक डीएमए से ऊपर होने का उसे एक स्कोर मिलेगा। ऑफ कोर्स वो कंसोलिडेटिंग के लिए ही एप्लीकेबल है, अगर वो स्टॉक अवॉइड है तो उसका कोई स्कोर नहीं जनरेट होगा, क्योंकि हम उनको नहीं बाय कर रहे हैं। जो कंसोलिडेट कर रहे हैं उन्हीं में स्कोर जनरेट होगा, ये वाला जो डीएमए वाला स्कोर है। और फाइनल बीओएच प्लस डीएमए का स्कोर हम देखेंगे और उसके हिसाब से बाइंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए नीचे चलते हैं, ये देखिए कंसोलिडेटिंग है यहाँ पे एस्ट्रल, तो इसको स्कोर मिला है। बीओएच में कोई स्कोर नहीं मिला क्योंकि बॉटम आउट हंटिंग एलिजिबल नहीं है, लेकिन डीएमए में 3 का स्कोर मिला है, क्योंकि 3 किसी डीएमए से ये ऊपर है। वो कोई से भी डीएमए हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा डीएमए से ऊपर होगा उतना इसका हाई स्कोर होगा। अगर वो एक भी डीएमए से ऊपर नहीं होगा, इसका स्कोर 0 होगा डीएमए के हिसाब से। ओके, और फिर डीएमए और बीओएच का दोनों का स्कोर यहाँ पे आएगा। तो ये फिल्टर होके यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या फिल्टर लगाया, यहाँ टॉप में लिखा है द लिस्ट इज फर्स्ट सॉर्टेड बाय द कॉलम बीओएच प्लस डीएमए स्कोर। ठीक है, ये वाला स्कोर, तो जिसका भी हाईएस्ट स्कोर है वो सबसे टॉप में आएगा। उसके बाद सॉर्टिंग लगती है। अब किसी 2 स्टॉक्स में सेम स्कोर आया, मतलब 6 आया, तो उसके बाद क्या सॉर्टिंग यूज होगी, सीएमपी डिस्टेंस फ्रॉम 52 वीक हाई। तो वो 52 वीक हाई से कितना नीचे है, जो ज्यादा नीचे होगा वो ऊपर आएगा, मतलब वो ज्यादा
हम प्रेफर करेंगे उसे बाय करना, क्योंकि उसका स्कोर अच्छा है और वो ज्यादा सस्ते में अवेलेबल है। ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा। और तीसरा, बाय द एलटीपी, तो जो प्राइस वाइज भी सस्ता होगा, क्योंकि कोई 4000 8000 का स्टॉक है वो हम प्रेफर नहीं करेंगे बाय करना, क्योंकि अगर हमारा कैपिटल छोटा है और हम सपोज ये 4000 का स्टॉक बाय करते हैं, अगर वो सिप करने की नौबत आई तो हम सिप ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये भी दे दिया, बाय स्टॉक्स विच आर बिलो दिस प्राइस सो दैट यू कैन मैनेज द सिप। और ये प्राइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है आपके कैपिटल के ऊपर। तो देखिए अभी कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपीज कैपिटल है, इसलिए 667 का अगर कोई प्राइस पे अवेलेबल है या उससे नीचे है वो स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब इसलिए दिए हैं क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रेफर करेंगे, मे बी उनके पास सिप के करने के लिए अलग से कैपिटल हो, वो ये वाला बाय करना चाहें जो नीचे में आ रहे हैं सबसे। इसलिए मैंने सारे स्टॉक्स यहाँ डिस्प्ले कर दिए हैं, लेकिन टॉप में डिस्प्ले कर दिया कि ओके ये वाला आपका आइडियल अमाउंट है। जैसे कि अगर मैं 2 लाख की जगह 4 लाख से स्टार्ट करता हूँ, 4 लाख से स्टार्ट करता हूं, तो अब देखिए यहाँ पे पर स्टॉक में 20,000 तक इन्वेस्ट कर सकता हूं, यानी कि मैं सिप भी ज्यादा बड़ी कर सकता हूं। तो उसके हिसाब से अब देखिए बोल रहा है 1333 तक का अगर कोई स्टॉक आप लेते हैं तो भी आपको सिप मैनेज करने में दिक्कत नहीं होगी। ये सिप के पर्सपेक्टिव से अमाउंट है। ओके, इसके हिसाब से सीआईए इंडिया टॉप में आ गया, उसका स्कोर है 6 मतलब हाईएस्ट स्कोर है, क्योंकि 5 डीएमए है, उसमें 5 का स्कोर आ सकता है, और एक हुआ बीओएच, उसका 1 स्कोर आता है। तो सारे स्कोर ये, क्योंकि सारे डीएमए से ऊपर चल रहा है इसका करंट मार्केट प्राइस, और जिस जिस डीएमए से ऊपर चल रहा होगा वो ग्रीन में आ जाएंगे, ताकि आपको एक ही नजर में पता चल जाए कि इन सारे डीएमए से ये ऊपर है करंट मार्केट प्राइस। और जैसा मैंने कहा गूगल फाइनेंस का डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो एग्जैक्ट डीएमए यहाँ पे शायद ना आ रहे हो कई बार किसी दिन किसी स्टॉक के, बट उतना वरी करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो चार्ट पे जाके डबल चेक कर सकते हैं, और वो करना भी चाहिए हर बार, क्योंकि एक दिन में एक ही स्टॉक तो हम खरीद रहे हैं, इतनी जल्दी क्या स्टॉक की, अच्छे से तसल्ली करके हमें स्टॉक खरीदना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हिंजिंग आप देख सकते हैं कंसोलिडेट हो रहा है और आज बढ़ा भी है, तो ये उस हिसाब से यहाँ शीट ने दिखाया है। ऑलराइट, और मैंने साथ में ये भी दिया है, देखिए अभी बीओएच फिल्टर ऑन है, मतलब वही स्टॉक्स आ रहे हैं जो बीओएच क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अगर आपको बीओएच की इतनी परवाह नहीं है, आप सारे स्टॉक्स देखना चाहते हैं, चाहे बीओएच यस हो चाहे नो हो, अब यहाँ पे देखिए अब सारे स्टॉक्स आ रहे हैं और कितनी लंबी लिस्ट हो गई है, क्योंकि इसमें बीओएच और नॉन बीओएच आ रहे हैं। हाँ, कंसोलिडेटिंग स्टेटस सबका यस है, कंसोलिडेट नहीं करे तो वो फिल्टर होके यहाँ पे नहीं आएंगे। ये पहला क्राइटेरिया है कि ये तो यस होना ही चाहिए, कंसोलिडेटिंग होना ही चाहिए। और उसके बाद फिर सेम क्राइटेरिया की सबसे ऊपर जो टॉप स्कोर है वो आएगा, उसके बाद कितना वो नीचे है 52 वीक हाई से, वो परसेंटेज के हिसाब से लिस्ट किए जाएंगे। तो देखिए 6 वाला एक ही है तो टॉप में आ गया, उसके बाद 5 वाले 2 हैं और ये ज्यादा नीचे है, -5.25% है 52 वीक हाई से, और ये सिर्फ 4% है, तो 4% वाला नीचे आ रहा है। तो इस तरह से इनकी रैंकिंग हुई है। 4 स्कोर वाले में 25% जो सबसे ज्यादा नीचे है वो ऊपर आया है, फिर धीरे धीरे करके रैंकिंग कम हो रही है। साथ में जो बीओएच के लिए एलिजिबल है वो ब्लू कलर में भी है, ताकि अगर आप पूरी लिस्ट भी देख रहे हैं और आपको बीओएच वाले देखने हैं तो वो ब्लू कलर वाले बीओएच वाले स्टॉक्स हैं आपके। ओके, तो मैंने सारा एक वेल थॉट आउट प्रोसेस है, और सारा मैंने अच्छे से सोच के कि अलग अलग बंदों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग अलग तरीके से शीट को स्कैन करना चाहते हैं, तो मैंने उसके हिसाब से दे दिया है। लेकिन अगर आप बीओएच तक ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बीओएच कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा बीओएच वाला कीजिए। अगर बीओएच में कुछ नहीं आ रहा है तब आप जाके शो ऑल स्टॉक्स में देखिए कोई अच्छा स्टॉक कोई अच्छे स्कोर के साथ अवेलेबल है या नहीं। तो 5 और 6 आर कंसिडर्ड बेस्ट, ये मैंने अपनी शीट में यहाँ पे बताया भी, जो मैंने बैक टेस्टिंग में यूज किया था, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको क्राइटेरिया। ओके, तो बाय करना है इस स्कोर के हिसाब से। 5 या 6 स्कोर आ रहा है तो आप एक दिन में मल्टीपल बाइज कर सकते हैं, तो जितने भी 5 या 6 स्कोर वाले स्टॉक्स हैं वो आप बाय कर सकते हैं एक दिन में। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 3 स्टॉक मैं बाय कर सकता हूं आज। वैसे तो मार्केट बंद हो गया, लेकिन मार्केट जब चल रहा था उस वक्त मैं चेक करता, जो भी 5 या 6 के स्कोर में आते हैं मैं मल्टीपल बाइज कर सकता हूं। लेकिन अगर 4 का स्कोर आया तो एक ही बाय करना है। तो अगर आज मैं बाय करता तो 3 ही करता, 4 तक मैं जाता ही नहीं। लेकिन अगर कल मैं शीट रन करता और कोई 5 या 6 नहीं है, सिर्फ 4 है, तो मैं एक ही बाय करूंगा, 4 वाला जो भी टॉप में आ रहा है, बस दैट्स इट। ओके, तो ये वाला मैंने बैक टेस्टिंग के लिए यूज किया था। सेल टारगेट इसमें 5% और मैक्सिमम पोजीशन 15। ओके, तो इसके रिजल्ट्स क्या है, तो क्लासिक के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं इसके रिजल्ट। तो क्लासिक में हम बाय करते हैं जब बॉटम आउट हंटिंग यस होता है, और जो भी स्टॉक फारदेस्ट था 52 वीक हाई से वो बाय किया और 6% के टारगेट पे बेच दिया और मैक्सिमम 10 पोजीशंस ही रखी, उसमें ये वाले रिजल्ट्स आए। ठीक है, और एनहांस फायर वर्जन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कैसे कैसे बाय कर सकते हैं, उसके सारे क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड है, उसके रिजल्ट्स देखिए। 2015 जनवरी में क्लासिक में 4550, फायर में 6546,
फरवरी में 1800 है, यहाँ है 6800, मार्च में 27, यहाँ 3000, अप्रैल में यहाँ ज्यादा है क्लासिक में 37 और यहाँ फायर वाले में 2000, मई में 883 और यहाँ पे 761 और जून में फिर 920 और 1017। लेकिन ओवरऑल आप इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो इसीलिए ये एनहांसमेंट मुझे पसंद आया। मुझे लगता है ये वैलिड एनहांसमेंट भी है, क्योंकि जितने ज्यादा ब्रेकआउट्स हम कैच कर पाएंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो स्टॉक जल्दी से भाग के हमें जल्दी प्रॉफिट देगा। और इस फायर वाली शीट में, करंट होल्डिंग शीट में, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वहां पे मैं टॉप में बाय के लिए क्या एलिजिबल वो नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ से आप अपने आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने फिल्टर्स वगैरह लगा के एक से ज्यादा बाय कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से आप लिस्ट में से उठा सकते हैं कौन कौन से स्टॉक बाय करना चाहते हैं आप, और करंट होल्डिंग में बाय डेट, उसका एनएससी कोड, किस प्राइस पे आपने बाय किया, कितनी क्वांटिटी बाय की, वो सब यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट टारगेट 5% पे मैंने सेट कर रखा है। ऑलराइट, और बाकी का स्ट्रक्चर सेम है जो मैंने आपको दिखाया था। सोल्ड का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है जो क्लासिक में था। ऑलराइट दोस्तों, तो इस शीट को जब आप परचेज करेंगे तो आपको ये फायर वाली शीट मिलेगी, और उसकी स्ट्रैटेजी शीट में इस फायर शीट का ओरिजिनल शीट वर्जन आपको मिलेगा, और उसकी बैक टेस्टिंग की शीट मिलेगी, और क्लासिक वाली शीट भी मिलेगी। यानी कि इतनी सारी शीट्स आपको मिलेंगी, और इसकी कॉस्ट मैंने रखी है 300 रुपीज, क्योंकि ये कॉम्बो शीट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पसंद आई होगी ये स्ट्रैटेजी और मेरे जो एनहांसमेंट्स हैं। ट्राई कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, अच्छे से चार्ट्स पे देखिए, अच्छे से समझ लीजिए स्ट्रैटेजी को। उसके बाद जब आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाएं, फिर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक और शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार।